हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी। तो हम 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 में पढ़ रहे थे परागण। तो परागण टॉपिक चल रहा था हमारा। इसके बारे में हमने पढ़ा कि परागण जो है 2 प्रकार का होता है। इसके 2 टाइप हमने पढ़े, स्वपरागण और दूसरा पढ़ा परपरागण। परपरागण टॉपिक हमारा चल रहा था कि परपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए, कौन कौन सी युक्तियां होनी चाहिए, तब ये परपरागण हो सकता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इसके लिए कौन कौन से अनुकूलनों की आवश्यकता होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं परपरागण की विधियां, परपरागण की विधियां। तो इसमें क्या होता है, देखो परपरागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो एक पादप से दूसरे पादप पर पराग कणों को जाना है, उसके लिए इन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। बाह्य साधन चाहिए इन्हें जो इनको एक पादप से दूसरे पादप तक पहुंचाए। तो ये बाह्य साधन जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अजैविक साधन। अजैविक साधन में कौन आएंगे? अजैविक साधन में आते हैं वायु व जल। ठीक है, तो वायु और जल के द्वारा परागकण एक पादप से दूसरे पादप पर स्थानांतरित होंगे। तो वायु और जल कैसे साधन हैं? अजैविक साधन। अब हम बात करते हैं जैविक साधनों की, यानी कि सजीव जो पराग कणों को एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के पुष्प तक पहुंचाने का क्या करते हैं? कार्य। तो सजीव या जैविक साधनों में आते हैं कीट, पक्षी, जंतु। ठीक है, तो जैविक साधन जो परपरागण में सहायक होते हैं वो कौन कौन से हैं? कीट, पक्षी और जंतु। और अजैविक साधन वायु और जल। ठीक, तो इन बाह्य साधनों के द्वारा परपरागण संपन्न हो सकता है। यानी ये साधन क्या करेंगे? पराग कणों को एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के पुष्प तक ले जाने का क्या करेंगे? कार्य। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो बाह्य साधनों के आधार पर परपरागण निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहला है वायु परागण। वायु परागण, तो वायु परागण का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर परपरागण वायु द्वारा होगा। यानी पराग कणों को वायु एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाने का क्या करेगी? कार्य। जैसे ये एक पुष्प है और ये इसमें पुंकेसर और इसमें लग रहे हैं ये परागकण जो परागकोश से बाहर निकल चुके हैं। अब इन्हें दूसरे पादप के पुष्प तक पहुंचाना है, उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचाना है। तो ये किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? वायु द्वारा। तो इसे क्या कहेंगे? वायु परागण कहेंगे। तो परागकण जब वायु के माध्यम से दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे वायु परागण कहते हैं। अब मेन बात करते हैं कि वे पुष्प जिनमें वायु द्वारा क्या होता है? परागण, उनके पराग कणों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए?
जिनमें वायु द्वारा परागण होता है उनके परागकणों की विशेषता क्या होनी चाहिए? परागकण अधिक संख्या में बनने चाहिए। अधिक संख्या में बनने चाहिए मतलब कि भाई हवा में उड़ के जाएंगे तो खूब सारे होने चाहिए, ताकि कुछ तो वर्तिकाग्र पर पहुंच सकें, बाकी तो हवा में उड़ जाएंगे, दूर और कहीं जा सकते हैं। तो इसलिए उनमें से कुछ तो वर्तिकाग्र पर पहुँचे, इसलिए संख्या में ये क्या होने चाहिए? अधिक। भाई ज़रूरी तो है नहीं कि सारे ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि हवा उन्हें कहीं भी उड़ा करके ले जा सकती है। तो उनमें से कुछ तो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे अगर अधिक संख्या में होंगे तो एक विशेषता क्या होनी चाहिए कि परागकण अधिक संख्या में होने चाहिए। दूसरी विशेषता, परागकण हल्के होने चाहिए ताकि हवा में आसानी से उड़ सकें। शुष्क होने चाहिए, शुष्क होंगे तभी हल्के होंगे। ठीक है। आकार में कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होंगे तभी उनका वजन कम रह पाएगा। और क्या विशेषता होनी चाहिए? चिकने होने चाहिए ताकि वर्तिकाग्र पर चिपक जाएं। तो ये सारी विशेषताएं परागकणों की होनी चाहिए। तो अगर परागकण की विशेषता है तो वर्तिकाग्र की भी विशेषताएं होनी चाहिए। कौन से पुष्पों में? जिनमें वायु परागण होता है उन पुष्पों में वर्तिकाग्र की क्या पहचान, मतलब क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो वर्तिकाग्र पे, जैसे ये वर्तिकाग्र है, इस पर रोम जैसी संरचनाएं होनी चाहिए, यानी कि ये रोम युक्त, या इसको कह सकते हैं पश्चिमाभि वर्तिकाग्र होना चाहिए, जैसे घास में होता है। ठीक है। या फिर भाई ये सेम ही बात है, या तो रोमिल होना चाहिए या वर्तिकाग्र होना चाहिए ब्रूस जैसा, यानी ब्रूस जैसे उसमें दांतें होने चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो परागकण उड़ के आए हैं वो इनमें फंस जाएं। तो ब्रूस जैसी वर्तिकाग्र होती है किसमें? टाइफा में। तो ये हमने देखा वायु परागण कि भाई जिन पुष्पों में वायु परागण होता है उनके परागकणों की ये विशेषताएं होनी चाहिए। ये परागकण संख्या में अधिक होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, चिकने होने चाहिए, ताकि हवा में आसानी से उड़ सकें और उड़ते हुए और जाकर के वर्तिकाग्र पर चिपक सके। वर्तिकाग्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? ये रोम युक्त होना चाहिए या ब्रूस जैसा होना चाहिए। तो जैसे रोम युक्त तो किस में होता है? घास में, और ब्रूस जैसा किस में होता है? टाइफा में। तो पहला प्रकार हमने देखा पर परागण का, किसके आधार पर? बाह्य साधनों के आधार पर, वायु परागण। टाइप नंबर 2 देखते हैं इसका, जल परागण। तो जल परागण का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर जो परागण होगा, यानी परागकण जल के माध्यम से एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के पुष्प तक पहुँचेंगे। ठीक है। तो जब परागकण जल के द्वारा एक पादप से दूसरे पादप के पुष्प तक पहुँचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जल परागण कहा जाता है। और जल परागण कौन से पादपों में होता है? जलीय पादपों में। सीधी सी बात है ये तो। जलीय पादपों में जो है जल परागण होता है, लेकिन सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये जलीय स्रोत है और इसमें कोई पादप आधा पानी में है और आधा कहाँ है? हवा में। तो इसके ऊपर जो पुष्प लगे हुए हैं उनमें वायु द्वारा भी परागण हो सकता है और कीट द्वारा भी क्या हो सकता है? परागण हो सकता है। जैसे जलीय पादपों के कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। पोटामोजिटॉन, और दूसरा पादप है मीरियोफिलम। ये जलीय पादप हैं दोनों, लेकिन इन दोनों में वायु परागण होता है। जलीय पादप होते हुए भी इनमें वायु परागण हो रहा है। क्यों?
अभी बताया इनके जो पुष्प हैं वो वायु में, वायवीय भाग में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें जो है वायु परागण संभव है, पोटामोजिटॉन और मीरियोफिलम में। और ऐसा ही एक जलीय पादप है निम्फिया। निम्फिया में कीट परागण होता है, यानी कीटों के द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सभी जलीय पादपों में जो है जल परागण ही हो, जलीय पादपों में वायु परागण भी हो सकता है और कीट परागण भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जल परागण जो है ये भी 2 प्रकार का होता है, यानी इसके भी 2 प्रकार हैं। नंबर 1 अधोजल परागण, या इसका दूसरा नाम है जलाद परागण। ठीक है, अधोजल परागण या दूसरा नाम क्या है इसका, जलाद परागण। अधो का मतलब होता है नीचे। ये कौन से पादपों में होगा ये परागण, निमग्न पादपों में। निमग्न का मतलब है जल में डूबे हुए पादप, जो पूरी तरह से जल के अंदर डूबे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बात करते हैं, ये कोई जलीय स्रोत है और इसमें ये कोई पादप है, ये पूरी तरह से जल में डूबा हुआ है, तो इसके परागकण जल के अंदर ही, जल के द्वारा ही दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, तो जल के अंदर ही हो गया, डूबे हुए पादपों में हो गया। तो ऐसे परागण को क्या कहते हैं, अधो जल परागण या जलाद परागण। ये पाया जाता है, इसके मतलब एग्जाम्पल हैं नाजास। नाजास एक जल निमग्न पादप है। ठीक है, जोस्टेरा ये भी जल निमग्न पादप है, जल में डूबे हुए पादप, जल निमग्न पादप हैं ये, तो जल में डूबे हुए होते हैं। तो इनमें कौन सा परागण होगा, अधो जल परागण, यानी कि जलाद परागण, जल के अंदर होने वाला परागण। ठीक है, तो पहला टाइप तो इसका हुआ अधो जल परागण। दूसरे प्रकार की बात करते हैं इसके, अधि जल परागण। अधि का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अधि जल परागण, इसका या दूसरा नाम इसका हम बोल सकते हैं जल पृष्ठ परागण। ठीक है, अधि जल परागण या जल पृष्ठ परागण, इसमें क्या होगा, ये कौन से पादपों में होगा, इसको अब हम आगे देखते हैं। तो अधि जल परागण या जल पृष्ठ परागण, जैसे ये जलीय स्रोत है। ठीक है, और इसमें देखो इसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, सैनेरिया। ये पादप तो जल निमग्न पादप है, पानी में डूबा हुआ होता है, लेकिन इसमें परागण सतह के ऊपर होता है। कैसे होगा, ये इसका मान लीजिए नर पादप है और ये है इसका मादा पादप। इसके नर पुष्प टूटने के बाद बंद अवस्था में ही सतह के ऊपर जाकर तैरने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मादा पादप जो है, इसमें कुंडलित वर्तिका पाई जाती है स्प्रिंग की तरह, और उसके ऊपर लगी हुई होती है वर्तिकाग्र। ठीक, क्या लगी हुई होती है, वर्तिकाग्र। और जैसे ही पुष्प तो यहाँ पर सतह के ऊपर तैर रहे हैं, वर्तिकाग्र का परिपक्वन हो गया, तो इसके कुंडलन खुल जाएंगे। ठीक है, और कुंडलन खुलने से जो वर्तिकाग्र है वो कहाँ पहुँच जाती है, सतह पर पहुँच जाती है। परिपक्व होने के बाद
वर्तिकाग्र कहाँ पहुँच गई, सतह पर। फिर इसके जो नर पुष्प है इसके पास आएंगे और खुल जाएंगे। फिर इसके पराग कोश से पराग कण जल की सतह पर ही तैरते हुए और किसके ऊपर पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र पर। ठीक है भाई, ये पुष्प है ना, इसमें से नर वो परागकण निकले, जल की सतह पर तैरते हुए और कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच गए। तो पादप तो कैसा था, ये जल निमग्न पादप, लेकिन परागण कहाँ हुआ, जल की सतह पर। तो जल की सतह पर जब परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिजल परागण। इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए कि ये वेलिसनेरिया का नर पादप है, ये वेलिसनेरिया का मादा पादप है, दोनों जल में डूबे हुए हैं। इसका नर पुष्प परिपक्व होने के बाद बंद अवस्था में ही सतह के ऊपर तैरने लग जाता है। दूसरी तरफ है इसका अंडक, जिसकी वर्तिका कुंडलित होती है, और जैसे ही ये परिपक्व हो जाता है तो कुंडलन खुल जाते हैं और वर्तिकाग्र जो है वो सतह पर पहुंच जाता है। फिर नर पुष्प में से पराग कण निकल करके जल की सतह पर तैरते हुए वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो परागण हो गया। ठीक है, किसके द्वारा हुआ, जल के द्वारा, और कहाँ हुआ, जल की सतह पर। तो इसलिए इसे अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण कहते हैं। तो हमने देखा कि जल परागण जो है वो दो प्रकार का होता है, जल के अंदर हो तो अधोजल परागण, और जल की सतह पर हो तो उसे क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं। ठीक है, तो ये हुए अजैविक साधन, वायु और जल। तो वायु और जल के द्वारा पर परागण होता है, कैसे होता है ये हमने पढ़ा। अब हम आगे बात करेंगे कि जैविक साधनों के द्वारा पर परागण किस प्रकार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि पर परागण बाह्य साधनों के द्वारा कैसे होता है, और उसमें भी हमने अजैविक साधन देखे। जैविक साधन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।